हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, उनके क्या अलग अलग टाइप्स हैं, है ना, उनके क्या एग्जांपल्स थे। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज इस वीडियो के दौरान हम बात कर रहे हैं कि जो हमने रॉक्स और मिनरल्स पढ़े हैं उनकी वेदरिंग किस तरह से होती है, वेदरिंग क्या होती है। सबसे पहले तो इसे ही हम जानेंगे, यानी आज इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वेदरिंग क्या होती है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स वैसे तो आप जानते होंगे कि वेदरिंग मोटा मोटी आप जानते हैं कि भाई कुछ ना कुछ टूटना जो है, रॉक्स एंड मिनरल का जो टूटना है वही वास्तव में वेदरिंग कहा जाता है। अब वेदरिंग के तीन टाइप्स भी मोटा मोटी आप जानते हैं कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इनमें से आज इस वीडियो के दौरान हम जो ये फिजिकल वेदरिंग जो होती है, फिजिकल वेदरिंग के बारे में अच्छे से बात करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है ना, अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं रॉक्स और मिनरल्स की फिजिकल वेदरिंग होती है। तो उन अलग अलग फैक्टर्स के बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम अच्छे से बात करेंगे। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम केमिकल और साथ में बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। और अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वेदरिंग आखिर होती क्या है ना, इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना। तो हम देखते हैं इट रेफर्स टू दी डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब मैं पहले ही बता दूं, इस बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही सबसे ज़्यादा यही है कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग इट्स अ रेफर्स टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। दो वर्ड्स जो हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा फोकस किया है इनके ऊपर कि डिसइंटीग्रेशन और हम देख रहे हैं डिकम्पोजिशन है ये रॉक्स और मिनरल्स का। इन दोनों वर्ड्स के बीच में फ़र्क क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है ना। तो हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट होना, वैसे आप जानते हैं जुड़ जाना। डिसइंटीग्रेट मतलब बिखर जाना। तो ये जो बिखर जाना हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ फिजिकल चेंज आने के ऊपर। मान लो एक पत्थर है और उसके ऊपर हथौड़ा मारा बहुत ज़ोर से और वो टूट गया, अलग अलग ब्रेक डाउन हो गया, अलग अलग उसके पार्टिकल्स में वो टूट गया। तो उसे हम तो एक तरह से क्या देखते हैं कि उसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज आया। फिर एक पहले वो एक यूनिट 1 था, अब वो टूट के 10 टुकड़ों में टूट गया अपने। तो वो एक तरह की हम देख रहे हैं डिसइंटीग्रेशन वर्ड यूज़ करेंगे हम उसके लिए। डिसइंटीग्रेशन वर्ड समझ आया। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या है, सिर्फ फिजिकल चेंज होना जो है वो हम क्या कह रहे हैं, उसे डिसइंटीग्रेशन के रूप में समझ रहे हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन का वर्ड का मतलब हम तब समझते हैं जब हम देखते हैं कि कोई केमिकल प्रोसेस होता है रॉक्स या मिनरल के ऊपर, केमिकल प्रोसेस होता है रॉक्स या मिनरल के ऊपर, तब हम क्या देखते हैं उसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर जब चेंज आ जाता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, तब उस कंडीशन में वहाँ हम उसको डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग दो तरह के प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। पहले तो टूट जाना मतलब बिखर जाना, जिसको हम कह रहे हैं डिसइंटीग्रेशन, और साथ में उसके ऊपर अलग अलग तरह के केमिकल प्रोसेस हो जाने की वजह से उसके अंदर केमिकल ही चेंज आ जाना, जैसे हम कह रहे हैं डिकम्पोजिशन। तो समझ आएगा, वेदरिंग रेफर्स टू दी डिसइंटीग्रेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल। अब इन्हीं को आगे जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के रूप में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया डिसइंटीग्रेशन मतलब फिजिकल चेंज, तो ये जो फिजिकल चेंज है इसे ही हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग जो आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन क्या है अल्टीमेटली, जिसके अंदर हम केमिकल वेदरिंग को पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर भी अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको वेदरिंग मतलब तो अच्छे से समझ आ गया। अब हम देखते हैं वेदरिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ। वेदरिंग से क्या बनता है, वेदरिंग से रिगोलिथ बनता है। रेगोलिथ क्या बोला है, तो रेगोलिथ का मतलब होता है अनकंसोलिडेटेड रेजिड्यू। अनकंसोलिडेटेड मतलब हो गया एक तरह से बिखरा हुआ ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, बिखरा हुआ जो हम कह सकते हैं खिंडा हुआ, है ना, एक तरह से अनकंसोलिडेटेड रेजिड्यू ऑफ विदर्ड रॉक।
कि रॉक जो टूटी उससे जो बिखरा हुआ मटेरियल निकल गया, उसी को हम एक तरह से रेगोलिथ कह सकते हैं। वैसे अगर आपने सॉइल प्रोफाइल को पढ़ा है तो आप जानते होंगे नीचे नीचे उसमें हम रेगोलिथ वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। रेगोलिथ एक तरह का बेस मटेरियल हो गया, है ना। इसके बारे में आगे लिखा भी है कि दिस मतलब रेगोलिथ डेवलप्स पेरेंट मटेरियल ओवर विच सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। रेगोलिथ के ऊपर ही क्या होता है, पेरेंट मटेरियल बनता है, मतलब एक तरह से यही मटेरियल जो है आगे सॉइल बनाता है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे कि रॉक्स ही टूट कर क्या बनाती हैं, अल्टीमेटली सॉइल बनाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रॉक्स से पहले विदरिंग से क्या बनता है, रेगोलिथ बनता है। रेगोलिथ जो होता है उसके ऊपर यही वास्तव में एक तरह का पेरेंट मटेरियल उसके ऊपर डेवलप होता है और इसी से आगे क्या बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है, आपको समझ आ रही है आई थिंक बात। तो विदरिंग से हम समझना चाह रहे हैं कि रॉक्स से सॉइल कैसे बनती है। ओके, तो ये आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए। साथ में एक इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको पता होनी चाहिए कि विदरिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये तो समझ आता है कि भाई वेदरिंग इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, भाई टूट तो रहा ही है, इसमें डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, तो उसका मतलब समझ आता है मोटा मोटी इट्स अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। लेकिन यहाँ वर्ड एक और यूज़ किया गया है, कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो। क्यों इसे कंस्ट्रक्टिव वर्ड भी यूज़ क्यों किया गया है, तो यहाँ इस लाइन को बोलने के पीछे नज़रिया ऐसा है कि रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल्स में टूटती हैं, स्मॉल पार्टिकल मिनरल्स में टूटती हैं। ये मिनरल्स के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो पानी के अंदर ड्रेनेज हो जाए और बह जाएं, एक जगह से दूसरी जगह जाके पहुंच जाएं, है ना, तो वो लॉस्ट इन ड्रेनेज वाटर लॉस्ट हो सकते हैं वो। या हम देख सकते हैं एक रॉक से जो पार्टिकल्स टूटे थे और दूसरी रॉक से जो पार्टिकल टूटे थे वो आपस में कंबाइन होके कुछ नया हम देख सकते हैं प्रोडक्ट बना ले। तो कहने का मतलब रिकम्बाइन टू फॉर्म न्यू मिनरल, तो मिनरल्स आपस में ज्वाइन होकर नया एक मिनरल बना लें, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये भी इसका दूसरा एक फॉर्म हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रॉक्स जो हैं विदरिंग की वजह से टूटती तो हैं ही, लेकिन उनके टूटने की वजह से ही बाद में जाके नया कॉम्बिनेशन होके कुछ नया भी बन सकता है, इसलिए इसे हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के रूप में भी समझते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को भी अगर आप कहीं अगर पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में तो कंफ्यूज ना हो, इसको भी आप समझें कि विदरिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से मैंने मोटा मोटी कुछ समझाने की कोशिश करी आपको विदरिंग क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम अच्छे से जानेंगे कि फिजिकल विदरिंग क्या है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विदरिंग को हम मेनली 3 तरह के टाइप्स के रूप में पढ़ते हैं। पहला फिजिकल विदरिंग, दूसरा केमिकल विदरिंग और तीसरा बायोलॉजिकल विदरिंग। तो उसमें से सबसे पहले जो फिजिकल विदरिंग है वो मोटा मोटी आपने अभी पिछली साइड में समझ लिया कि एक तरह का डिसइंटीग्रेशन ही है ना, जिसको और अच्छे से अगर हम डिफाइन कर लें तो फिजिकल विदरिंग इज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज ऑफ रॉक्स का उसके स्मॉलर पीसेज में टूट जाना विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, जो केमिकल फॉर्मूला पहले था वही रहेगा बाद में भी, बस उसके टुकड़े हो चुके हैं, बड़ी चीज़ छोटी टुकड़ों में टूट गई है। ओके, तो उसे हम फिजिकल विदरिंग कह देते हैं। तो इट कंसिस्ट डिसइंटीग्रेशन, इसमें डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। लार्जर रॉक्स एंड मिनरल्स जो है वास्तव में वो क्या हो रहे हैं, फाइनर पार्टिकल्स में टूट रहे हैं, लेकिन कोई भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, एक तरह का फिजिकल विदरिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो मेन ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन आप अभी समझें जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि डिसइंटीग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एड टू डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट एड है, एड मतलब एक तरह की हेल्प प्रोवाइड करा रहा है ये किसे, डिकम्पोजिशन को। यानी कि ये लाइन कहना चाह रही है कि अगर डिसइंटीग्रेशन होगा तो डिकम्पोजिशन और अच्छे से हो सकता है ना। क्यों, बिकॉज सिंस इट एक्सपोजेज इंक्रीज्ड सरफेस टू केमिकल एक्शन। जो एक बड़ा सारा सरफेस था अब वो छोटे छोटे और सरफेसेस के अंदर टूट गया है, तो अल्टीमेटली हर एक छोटा छोटा सरफेस जो है वो क्या करना लग गया, एक्सपोज हो गया केमिकल एक्शन के लिए, तो केमिकल रिएक्शंस उसके ऊपर और आसानी से हो सकती हैं। समझ आइए आपको बात कि एक बड़ा सा रॉक जो था उसका अगर डिसइंटीग्रेशन होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, तो उसके ऊपर डिकम्पोजिशन प्रोसेस यानी कि उसके ऊपर केमिकल एक्शंस आसानी से हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर सरफेस अल्टीमेटली और बढ़ चुकी है। तो हम कहेंगे कि एक्सपोज्ड इंक्रीज्ड सरफेस टू केमिकल एक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक इंपॉर्टेंट एड है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, ये आप याद रख सकते हैं। और हम देखते हैं कि फिजिकल विदरिंग, PW मतलब फिजिक्स वाला नहीं, PW मतलब हम देख रहे हैं फिजिकल विदरिंग जो है उसके एजेंट्स क्या हैं, कौन करवाता है फिजिकल विदरिंग। हम आप करवा सकते हैं बिल्कुल, है ना, लेकिन धमाके करके। लेकिन नेचर में हम देखते हैं, नेचुरली हम देख रहे हैं टेम्परेचर की वजह से,
वेदर की वजह से, विंड की वजह से और आइस की वजह से। और भी कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी आप बुक्स में लिखे हुए देख सकते हैं, लेकिन मेन ये 4 फैक्टर्स यहाँ हम देख रहे हैं, 4 एजेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं किसके लिए, फिजिकल वेदरिंग के लिए। अब इनकी भी वन बाय वन करके हम अच्छे से बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब फिजिकल वेदरिंग के सबसे पहले एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से फोकस करके सुनिए कि एज द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ रॉक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ बीनीथ। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एज द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ रॉक, कि रॉक के सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर होता है रॉक का, वो उसके नीचे की जो लेयर्स हैं, यानी रॉक्स के अंदर की जो बात है, उस टेम्परेचर से अलग होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एज द टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द सरफेस, है ना, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बीनीथ। बीनीथ मतलब उसके नीचे के हिस्से, रॉक के अंदर के हिस्से से टेम्परेचर अलग होता है। तो अब इसके टेम्परेचर के अलग होने से क्या होता है, टेम्परेचर मिलने से आप भी जानते होंगे कि मिनरल्स वगैरह कुछ थोड़े एक्सपेंड हो सकते हैं, है ना। और साथ में हम देख सकते हैं अगर वो टेम्परेचर कम होता है तो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी वापस सिकुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम देख रहे हैं कि सब सारे रॉक्स के अंदर जो भी मिनरल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट तो सेम नहीं होती। स्पेसिफिक हीट क्या होती है आप जानते हैं ना, स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम पर्टिकुलर हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, उसको गर्म करने के लिए हमें जितनी हीट की ज़रूरत होगी तो उसे हम स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि रॉक्स के अंदर अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, तो वो जितना जल्दी गर्म होंगे उतनी ही जल्दी ठंडे हों, ये सारे सेम रूप में हों ऐसा पॉसिबल नहीं। सारे अलग अलग मिनरल्स वगैरह जो होंगे वो अलग अलग रेट से गर्म होते हैं और अलग अलग रेट से ठंडे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 2 मिनरल्स हैं, एक मिनरल बहुत जल्दी गर्म हो गया और दूसरा वाला धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और जब ठंडे होने की बात आई तो वही वाला मिनरल जिसकी स्पेसिफिक हीट कम थी वो वापस फटाफट ठंडा भी हो गया, लेकिन ये जल्दी से ठंडा हो ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाने की वजह से हम देखते हैं इनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ठीक से अलग अलग रूप में होगा ना, क्योंकि इसे अलग अलग टेम्परेचर पे हैं दोनों, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी हम देख सकते हैं दिस कॉज द सरफेस लेयर टू पील अवे, मतलब सरफेस लेयर आपस में पील अवे यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट मास से वो अलग हो जाती हैं। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज एक्सफोलिएशन। इस फिनोमेना को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। एक्स मतलब हटना, एग्जिट वाला एक्स मतलब हट जाना, फोलिएशन, फोलिया आप पता होगा आपको कि पत्ती, फोलिया मतलब लीफ को अपन बोलते हैं, तो एक तरह से लेयर के लिए फोलिया वर्ड यूज़ किया है। तो एक्सफोलिएशन मतलब पत्तियों का एक तरह से अलग हो जाना, तो मतलब यहाँ रॉक्स की लेयर जो है वो सेपरेट हो जाती है। इसी को हम अनियन टाइप पीलिंग भी कहते हैं। अनियन टाइप पीलिंग एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें कि अनियन टाइप पीलिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से होती है। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर का एक तो फंडा ये होता है कि उसमें एक्सफोलिएशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से एक्सफोलिएशन क्रिएट होता है। एक फंडा ये भी होता है कि पानी के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए अपन ने बात करी रॉक्स के अंदर कुछ जो दरारें हैं उसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो वो जो पानी है टेम्परेचर एकदम कम हो जाने की वजह से एक्सपेंड होगा। क्या बोल दिया ये आप जानते होंगे वैसे तो, कि पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर मिलने पे 9% एक्सपेंड हो जाता है। शायद आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि बोतल जो होती है ना, पानी अगर उसमें डाल के रख दो, बोतल को एकदम ऊपर तक भर के टाइट बंद करके आप रेफ्रिजरेटर में रख दो, है ना। फ्रीजर के अंदर जब आप रख दोगे तब आप देखोगे उसका ढक्कन थोड़ा या तो लूज़ हो जाएगा या हो सकता है वो टूट ही जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जो आपने ऊपर तक एकदम भर दिया था वो फ्रीज हो जाने के बाद एक्सपैंड होगा तो बोतल तोड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद एक्सपैंड होता है। तो अभी हमने बात करी रॉक्स के अंदर, मान लो बारिश के बाद क्या आया है, पानी आया हुआ है, उसकी दरारों में पानी पड़ा है। अब रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन आने के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया, तो पानी का टेम्परेचर अगर एकदम 0 से कम नीचे हो गया तो वो 9% एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने से उन दरारों के बीच में वो एक्सपेंड हो गया तो दरारें और टूट जाएंगी, मतलब वो पार्टिकल्स या रॉक जो है वो और ज़्यादा टूट जाएगी। और ज़्यादा टूट जाना मतलब हम कह रहे हैं उसकी फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी। तो काम तो वैसे मेनली पानी ने किया है, लेकिन उसके पीछे का सपोर्ट या हम कह रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या था, पानी ने अकेले ने तो कुछ नहीं किया, टेम्परेचर ने उसकी वजह से
चेंज किया। तो कहने का मतलब ये हुआ टेम्परेचर के दो इफेक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला इफेक्ट क्या, पहला इफेक्ट तो ये कि भाई वो एक्सफोलिएशन कराता है। दूसरा इफेक्ट क्या कि उसमें पानी के अंदर एक्सपेंशन कराता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं रॉक्स वगैरह के अंदर फिजिकल वेदरिंग होती है। आगे बात समझ रहे हैं आपको। तो इस तरह से आपने जाना एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहले एजेंट को, जो कि क्या है, टेम्परेचर। अच्छा, ये यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि फोर्स कितना डेवलप होता है, पानी कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है रॉक्स के ऊपर, तो इतना ज़्यादा यानी 1465 यानी 1465 मेगाग्राम पर मीटर स्क्वायर, मेगाग्राम पर मीटर स्क्वायर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स भी ये क्रिएट कर सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना टेम्परेचर के बारे में। ओके, तो चलिए एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एजेंट्स के बारे में, जो कि क्या है, वाटर और साथ में विंड, पानी और हवा। तो वाटर की अगर हम बात करें, वाटर एक्ट एज डिसइंटीग्रेटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपोजिटिंग एजेंट, है ना। डिसइंटीग्रेटिंग मतलब वो डिसइंटीग्रेट करता है, पानी के अंदर बहुत दम होता है, अगर उसके अंदर काफ़ी सारे अगर पार्टिकल्स वगैरह मिले हुए हैं तो उसके अंदर बहुत कटिंग पावर्स होती हैं, वो टकराएगा अगर चट्टानों से तो वो काफ़ी कुछ तोड़ सकता है ना। आप सुनामी वगैरह के अंदर आप जानते हैं पानी में कितना दम होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ वाटर एक्ट एज अ डिसइंटीग्रेटिंग, मतलब तोड़ने का दम रखता है, एंड ट्रांसपोर्टिंग, उसमें घुल के चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, एंड ऑल्सो डिपोजिटिंग एजेंट, ट्रांसपोर्ट होकर कहीं तो जाके डिपोजिट होंगी, कहीं जाके रुकेंगी चीज़ें, तो उसे हम कह रहे हैं डिपोजिटिंग एजेंट के रूप में हम समझते हैं। और साथ में वाटर इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर इन दी फिजिकल वेदरिंग, इसको भी याद रखें। फिजिकल वेदरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर्स जो है वो कौन सा है, वाटर ही है। सेडिमेंट्री रॉक्स जब अपन ने पढ़ी थी तब अपन ने जाना था कि उन्हें हम एक्वस रॉक्स भी कह देते हैं, है ना। तो एक्वस रॉक्स क्यों कह देते हैं, क्योंकि वहीं अपन ने देखा था कि वो सेडिमेंट्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन या उनका डिपॉजिट होना जो किसकी वजह से हो रहा है, मोस्टली तो पानी की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हम देख रहे थे उसे एक्वस रॉक्स भी हमने कहा था, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने एक्वस रॉक्स कहा था, क्योंकि पानी जो है वो कहीं ना कहीं ये काम कर सकता है। वाटर लोडेड विद मटेरियल हैज़ ट्रिमेंडस कटिंग पावर, ये भी मैंने बताया ही, पानी के अगर लोडेड हो अगर दूसरे मटेरियल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा दम रख सकता है, कटिंग पावर्स रख सकता है, जो कट कर सकता है चट्टानों को, तो फिजिकल वेदरिंग कर सकता है। द एक्सकवेशन एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शन, ये डिस्ट्रक्टिव एक्शन जो उसको तोड़ फोड़ करने वाला ये जो एक्शन है इसका, और वाटर इज कॉल्ड डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन भी एक टर्म है जो बुक्स में लिखी जाती है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इसे भी लाइन को भी आप याद रख लें, अपने नोट्स में मेंशन कर लें कि डेन्यूडेशन क्या है, इस तरह का डिस्ट्रक्टिव एक्शन जो है वाटर का, उसे हम डेन्यूडेशन कह देते हैं। विंड क्या है, विंड का भी सेम यही फंडा है, अगर सैंड ग्रेवल्स वगैरह डस्ट वगैरह होंगे इसके अंदर, तो ये अगर आंधी के रूप में आएगी तो हवाएं भी क्या है, चट्टानों को काफ़ी तोड़ फोड़ सकती हैं, या हम कहें लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम टाइप रॉक्स। मशरूम जैसी भी रॉक्स होती हैं, है ना, एरिड रीजन्स के अंदर, एरिड क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर हवाएं जो हैं वो भी फिजिकल वेदरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि उससे हम देखते हैं मशरूम टाइप रॉक्स बन सकती हैं। याद रखिएगा, मशरूम टाइप रॉक्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके पीछे कौन सा एजेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो विंड होती है, ठीक है। इसके बाद एक और एजेंट जो हम पढ़ सकते हैं वो आइस या ग्लेशियर्स, कि भाई आइस जो है वो नीचे आएगी तो चट्टान से टकरा कर क्या कर सकती है, वो भी फिजिकल वेदरिंग कर सकती है। तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया, है ना। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो एजेंट्स थे फिजिकल वेदरिंग के वो हमने जाने, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है वो जानी, साथ में वेदरिंग क्या होती है वो भी अच्छे से हमने इस वीडियो के दौरान जान लिया। मेरी कोशिश है इस वीडियो के अगले वीडियो के अंदर हम केमिकल वेदरिंग और साथ में बायोलॉजिकल वेदरिंग और साथ में वेदरिंग इंडेक्स नाम का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके बारे में अगली वीडियोस के अंदर हम अच्छे से बात कर लेंगे। ओके, आप चाहें तो इन्हें नोट जरूर कर लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाए, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज एंड क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पोस्ट के ज़रिए मैं जनरल एग्रीकल्चर की जो कुछ मेन की पॉइंट्स होते हैं उन्हें शेयर करता रहता हूँ। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ साइंस के ही और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उन्हें चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ ही इस चैनल की और भी जो वीडियोज़ हैं
जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा। आपके सामने बार बार आएंगे इस चैनल के और भी वीडियोस, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।